हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को स्टार टावर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पे पैलेस मास्टर अभी तक लिन फेंग के साथ ही बात कर रहे थे। लिन फेंग वहां पे पैलेस मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि आपके होते हुए भला स्टार टावर पैलेस को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं, भले ही मैं गॉड एम्परर रियलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ, पर अभी तक मैं इनविंसिबल नहीं बना। ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है और इस यूनिवर्स के अंदर ऐसे कई सारे पावरफुल लोग मौजूद है जो कि मुझे भी हरा सकते हैं। पैलेस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टिन वहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाता है और वो आगे बढ़कर पैलेस मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि आपको कौन परेशान कर रहा है जिसके चलते आप इतने ज्यादा डरे हुए हो। जिस पे पैलेस मास्टर वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़कर उसे जवाब देते हुए कहते हैं, अभी के लिए हमारा सबसे बड़ा खतरा डीमन गॉड पैलेस है। आज से हजारों साल पहले मेरे फादर यानी कि स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर एंशिएंट सीक्रेट रियलम के अंदर गए थे और वहाँ पे उनका मुकाबला कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ हुआ था, जिसमें वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। इवन ना सिर्फ उनकी फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी, बल्कि उसी के साथ साथ उनकी सोल को भी काफी बुरी तरह से चोट पहुंची थी, जिसके चलते अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है और डीमन गॉड पैलेस इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है। इसलिए वो बार बार ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ड एंसेस्टर ठीक हुए या नहीं। अगर उन लोगों को जरा से भी भनक लग जाती है कि स्टार टावर पैलेस के ओल्ड एंसेस्टर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं, तो वो एक भी पल जाया किए बगैर तुरंत ही हमारे स्टार टावर पैलेस के ऊपर अटैक कर देंगे। पैलेस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टिन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने मास्टर के पास जाते हुए कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि हम बहुत गलत टाइम पे यहाँ पे आ गए हैं। अगर ये खतरनाक हमला होता है तो हम लोग तो बहुत बुरी तरह से फंस जाने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे शाओ टिन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए पैलेस मास्टर से कहता है, आपके पास तो बहुत कमाल की एबिलिटीज है, तो क्या आपने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हील करने की कोशिश नहीं की। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, उनकी इंजरीज इतनी ज्यादा थी कि उन्हें हील कर पाना भी इम्पॉसिबल था। वो अभी के लिए जिंदा है, यही बड़ी बात है। मैंने उन्हें ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश की, पर अब मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा समय तक टिक पाएंगे। पैलेस मास्टर की सारी बातें लिन फेंग बहुत ही गौर से सुन रहा था। वो वहाँ पे पैलेस मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं। जिसपे हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सोर्ड एम्परर डोंग जी के बेटे हो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आजकल तुम्हारे फादर क्या कर रहे हैं। टियान जी यू के सारी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था और जैसे उसे पता चलता है कि सोर्ड एम्परर डोंग जी अंकल गू फेंग के पिता हैं, तो अब तो उसे वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि अंकल गू फेंग वाकई में उसके अंकल हैं, क्योंकि उसकी आंट ने उसे बताया था कि उसके ग्रैंडपा का नाम सोर्ड एम्परर डोंग जी है। वहीं हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिन फेंग से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फादर यहाँ पे आकर हमारी मदद करें। जिसपे हम देखते हैं कि लिन फेंग सीधे सीधा वहाँ पे माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे फादर वेस्टर्न एम्परर के साथ फाइट करने के लिए गए थे, तो तब से लेकर अब तक मैंने उन्हें देखा ही नहीं है, और मैंने क्या किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो लोग फाइट करते करते क्योस लैंड के अंदर चले गए थे। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सोर्ड एम्परर डोंग जी ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। वहीं हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डीमन गॉड पैलेस के साथ आपकी क्या दुश्मनी है। जिसपे पैलेस मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं, ये दुश्मनी बरसों पुरानी है, पर सच कहूँ तो ये सब कुछ लालच के लिए किया जा रहा है। असल में होनी वन सीक्रेट रियलम के अंदर हर 90 सालों बाद एक केओटिक स्पिरिट का जन्म होता है, जिसमें 5 एलिमेंट्स की एनर्जी होती है। अगर कोई उसे पा लेता है तो वो डेक्टी ब्रेक थ्रू करते हुए गॉड एम्परर रियलम में पहुंच जाता है, पर अगर कोई गॉड एम्परर उसे हासिल करता है तो उसकी कल्टीवेशन और फाउंडेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए हर कोई कुछ भी करके उस स्पिरिट को हासिल करना चाहता है। पैलेस मास्टर कैसा कहते हैं, हम देखते हैं कि शाओ टिन और थंडर ड्रैगन दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इवन थंडर ड्रैगन तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, मैं तो पहले से ही जानता था कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल का मिलने वाला है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वो ट्रायर वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है और सभी बड़े बड़े क्लैंस उसे पाना चाहते हैं, जिसके लिए सभी बड़े बड़े क्लैंस अपनी अपनी आर्मीज को भी तैयार कर रहे हैं। डीमन गॉड पैलेस के रास्ते में सिर्फ हमारा स्टार पैलेस ही सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए वो कुछ भी करके हमें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। और एक बार उन्हें पता चल गया कि ओल्ड एंसेस्टर इंजर्ड है, तो वो तुरंत ही हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। पैलेस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे सोच में पड़ जाता है और वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए पैलेस मास्टर से कहता है, क्या कोई और रास्ता नहीं है। जिसपे पैलेस मास्टर उसे वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी आखिरी ऑप्शन है, पर क्योंकि इस सब का तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो या फिर जा भी सकते हो। हमारा स्टार पैलेस टावर तुम्हें नहीं रोकेगा। पैलेस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग केओटिक स्पिरिट को छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए हमें स्टार टावर पैलेस का साथ देना ही होगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे मान जाता है, इसलिए वो वहाँ पे पैलेस मास्टर से कहता है, मैं ऑलरेडी स्टार टावर पैलेस को ज्वाइन कर चुका हूँ, तो अब स्टार टावर पैलेस को मुसीबत में छोड़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपने आखिरी दम तक स्टार टावर पैलेस के लिए लड़ूंगा। अपने अंकल गू फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियान जी भी वहाँ पे स्टार टावर पैलेस का साथ देने का डिसाइड करता है। ये सुनकर हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ पे उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो, ताकि बाद में तुम दोनों एंसेस्टर लैंड के अंदर जा सको
को। पैलेस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी की वजह से आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरे फादर के दुश्मन चारों तरफ घूम रहे हैं। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्टार टावर पैलेस के मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं डरता और हो सकता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाए। और ये कहकर पैलेस मास्टर उन दोनों को वहाँ से वापस भेज देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है। लिनफेंग और टियानची दोनों वापस अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लिनफेंग की दोनों बेटियां अपने अंकल गुफेंग को वापस आते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। जबकि हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे एक बार फिर से अपनी टंकी चालू करते हुए कहता है, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, पैलेस मास्टर को जैसे मेरे मास्टर की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो वो मेरे मास्टर लिनफेंग से बहुत ही रिस्पेक्टली बात करने लगे थे। शाओ टियान की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि काओ यूनर वहाँ पे थोड़ी शौक हो जाती है और हैरान होकर शाओ टियान से सवाल करते हुए पूछती है, आखिर तुम्हारे मास्टर की ट्रू आइडेंटिटी है क्या? जिस पे शाओ टियान वहाँ पे कुछ बकवास कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिनफेंग उसे जल्दी से वहाँ पे चुप करवाते हुए कहता है, इसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो, ये बस ऐसे ही बकवास करता रहता है, मैं बस एक नॉर्मल गॉड हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि काओ यूनर को वहाँ पे लिनफेंग की बातों के ऊपर यकीन नहीं होता। वो वहाँ पे कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए लिनफेंग से कहती है, तुम मुझे बताओ या फिर ना बताओ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। मेरे ग्रैंडफादर और तुम्हारे फादर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर फ्यूचर में तुम्हारी पर कोई मुसीबत आती है तो तुम मेरे पास आ जाना। काओ यूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग को वहाँ पे एक झटका लगता है, लेकिन तुरंत ही वो वहाँ पे खुद को संभाल कर काओ यूनर से कहता है, ये सब झूठ है। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि काओ यूनर वहाँ पे अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए शाओ टियान बीच में आ जाता है। पर काओ यूनर वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसे लालच देने के लिए एक स्पेशल बोतल को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर शाओ टियान भी वहाँ पे लालच में आकर उसके पीछे भागने लगा था। जो देखकर काओ यूनर वहाँ पे स्पेशल बोतल को वहीं पे फेंक देती है और खुद वहाँ से जाते जाते लिनफेंग को देखते हुए उसे कहती है, आना मत भूलना क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिसके जाते हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन और सीनियर ब्रदर गुवेन वहाँ पे लिनफेंग के पास आते हुए उसे कहते हैं, ये लड़की हमें कहीं से भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं लग रही और मुझे लगता है कि इसे आपकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल गया है। थंडर ड्रैगन और ब्रदर गुवेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, शायद ऐसा ही होगा। वहीं सीनियर ब्रदर गुवेन लिनफेंग को बताता है कि इसकी फैमिली इंपीरियल कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि ये लड़की झूठ बोल रही थी। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाओ टियान उस स्पेशल बोतल को पकड़ चुका था, पर उसे शक भी था कि कहीं उसके अंदर पॉइजन ना हो, इसलिए जब उस बोतल को चेक करता है तो उसके अंदर कोई पॉइजन नहीं होता। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि अपने पिता से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मिलते हुए उन्हें लिनफेंग और उसके पिता एम्परर डोंगजी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। पैलेस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके पिता उससे खुश होते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल अच्छा किया, हो सकता है लिनफेंग की रक्षा करने की वजह से एम्परर डोंगजी बदले में हमारी भी मदद करें। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना, तुम्हें उस लड़के लिनफेंग की कल्टीवेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई भी रोक टोक मत लगाना। अपने पिता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, जी पिताजी, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, पर दिक्कत की बात यह है कि बाकी सभी बड़े बड़े क्लैंस अपनी फोर्सेस के यंग टैलेंट्स को बेच रहे हैं, शायद ट्रायल्स को लूटने के लिए। पैलेस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ओल्ड एंसेस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से से वहाँ पे अपनी एनर्जी को भी अनलीश करना शुरू कर देते हैं। उनकी एनर्जी वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तभी ओल्ड एंसेस्टर वहाँ पे कोल्ड टूर में कहते हैं, बहुत समय हो गया है अपने वुडन मसल्स यानी कि पुरानी ताकत को इस्तेमाल किए हुए, पर अब मुझे लगता है कि अपनी ट्रू पावर को इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग, शाओ टियान और ब्रदर गुवेन तीनों वापस जा रहे थे और रास्ते में गुवेन वहाँ पे उन दोनों को बताता है कि मास्टर जी टियान जी बहुत ही जल्द वापस लौटेंगे और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के। ब्रदर गुवेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं ब्रदर गुवेन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, कुछ ही सालों में क्योटिक एंसेस्ट्रल लैंड ओपन होगा, जहाँ पे क्योटिक स्पिरिट के साथ साथ और भी काफी सारे ट्रेजर अपीयर होंगे, पर हमारे साथ साथ और भी काफी सारे पावरफुल लोग वहाँ पे आने वाले हैं। ब्रदर गुवेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अब से सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही ध्यान दूंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जी चैंग को देखते हैं जो कि वापस अपने क्लैन के अंदर आ चुका था और बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके एंसेस्टर ने जी टियान जी को पनिश नहीं किया था। अपने फादर को इस तरह से गुस्से में देखकर उसका बेटा वहाँ पे अपने पिता के पास आते हुए उन्हें वहाँ पे एक आइडिया देता है, फादर क्यों ना हम लोग ईस्टर्न पोल एम्परर के बेटे लिनफेंग को खत्म करने के लिए पूरे स्टार टावर पैलेस के ऊपर हमला करवा दे। इससे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन लिनफेंग भी मारा जाएगा और साथ ही साथ स्टार टावर पैलेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि एक तीर के साथ दो शिकार। वैसे भी लिनफेंग के पिता के बहुत सारे दुश्मन हैं, तो अगर हम लोग लिनफेंग को खत्म करने के लिए स्टार टावर पैलेस को डिस्ट्रॉय भी करवा देते हैं तो हमसे ज्यादा पूछताछ भी नहीं होगी। अपने बेटे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जी चैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पे लिनफेंग और स्टार टावर पैलेस को खत्म करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा घटिया प्लान बनाने लगा था। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे पूरी 6 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 6 महीनों की लगातार कल्टीवेशन के बावजूद भी लिनफेंग अभी तक भी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते लिनफेंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग को वहाँ पे बताते हैं कि तुम्हें अर्थ एंड हेवन की क्रिएशन एनर्जी को अब्सॉर्ब करना होगा, तभी तुम इम्प्रूव कर पाओगे। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्रदर गुवेन भी वहाँ पे आ जाता है जो कि 6 महीनों की कल्टीवेशन के बाद ब्रेक थ्रू
करते हुए गॉड किंग रियलम के पीक पे पहुंच चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फेंग के साथ साथ शाओटियन भी उसे बधाई देता है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गु फेन वहाँ पे से जवाब देते हुए कहता है, मुझे बस एक अच्छा मौका मिल गया था और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं ब्रेक थ्रू कर गया। गु फेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन के कान खड़े हो जाते हैं और वो जल्दी से आगे बढ़कर उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम्हारे हाथों में कोई खास टैलेंट लग गया था? जिस पे हम देखते हैं कि गु फेन वहाँ पे हाँ में जवाब देते हुए कहता है, हाँ तुम कह सकते हो। और ये कहकर गु फेन वहाँ पे अपने पास से एक टैलेंट को बाहर निकाल लेता है, जो कि कल्टीवेशन करने के लिए सबसे परफेक्ट जगह को ढूंढ सकता था। और गु फेन जब लिन फेंग के लिए वहाँ पे लोकेशन को तलाश करता है तो उसमें डार्क स्टार सी का नाम आता है, जो देखकर तो बेचारे गु फेन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे लोगों को डार्क सी स्टार के बारे में बताते हुए कहता है, डार्क स्टार सी को क्योटिक फील्ड भी कहा जाता है। आज से लगभग 8 लाख साल पहले इस जगह के साथ कोई दूसरा यूनिवर्स टकराया था, जिससे क्योटिक एनर्जी के फ्रैगमेंट्स यहाँ पे आ गए थे। वो जगह न सिर्फ कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, बल्कि उसी के साथ साथ आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट भी मिल सकते हैं। पर इस सब के साथ साथ वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पर खतरा होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसपे हम देखते हैं कि ब्रदर गु फेन वहाँ पे उसे कहता है, पहले मुझे मास्टर जी टियानजी से परमिशन लेने दो, उसके बाद ही हम लोग वहाँ पे जाएंगे। गु फेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे अपने मन में कहता है, अगर मास्टर जी टियानजी ने हमें वहाँ पे जाने की परमिशन दे दी तो हो सकता है हमारी रक्षा के लिए वो हमारे साथ गॉड लेवल के गार्ड्स को भी भेजे। और ये सब सोचते हुए शाओटियन वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे मारते हुए रियलिटी में वापस ले आता है। लेकिन हम देखते हैं कि शाओटियन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो दोबारा से अपनी सोचों में गुम हो जाता है। ये देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जब शाओटियन का दिमाग पड़ता है तो उसे जानने को मिलता है कि शाओटियन तो वहाँ पे इमेजिन कर रहा था कि वो लड़कियां उसकी सेवा कर रही है। ये पता चलते ही हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे गुस्सा होते हुए शाओटियन को पीटना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओटियन जल्दी वहाँ पे खुद को संभालते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, मास्टर मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके डार्क स्टार सी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे एग्री करता है और साथ ही साथ अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अब खुद को जितना जल्दी हो सके और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। मैं अपने फादर की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। थंडर ड्रैगन आप तो गॉड एम्परर रियलम में है, डार्क स्टार सी में जो कोई भी खतरा आएगा आप तो उसे संभाल लोगे ना? ये सुनकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, ये दोनों मिलकर सारी की सारी मुसीबत मेरे ऊपर डालना चाहते हैं ताकि ये दोनों बस वहाँ पे कल्टीवेट करते रहें और उनकी पर जो भी मुसीबत आए उसका मुकाबला मैं करूँ। खैर थंडर ड्रैगन वहाँ पे कुछ सोचते हुए उन लोगों से कहता है, मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वहाँ पे हमारा मुकाबला कौन कौन से खतरों के साथ होगा, पर मैं तुम लोगों को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा और यहाँ पे रुके रहने से बेहतर होगा कि हम लोग स्टार फील्ड के अंदर जाकर उन खतरों का ही मुकाबला करें। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग और शाओटियन दोनों वहाँ पे खुश हो जाते हैं, जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि गु फेन भी वहाँ पे उन लोगों के पास आते हुए उन लोगों को बताता है, मास्टर टियानजी ने हम लोगों को स्टार फील्ड के अंदर जाने की इजाजत दे दी है। गु फेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे खुश हो जाता है, जबकि शाओटियन आगे बढ़कर उसे सवाल करते हुए पूछता है, वो सब तो ठीक है लेकिन क्या हम लोगों को यहाँ पे गॉड एम्परर रियलम की प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली? शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गु फेन उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे डांटते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे, जी टियानजी गॉड एम्परर रियलम में है, वो दूर से सब कुछ नोटिस कर सकता है और अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो सबको संभालेगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे खुश हो जाता है, लेकिन गु फेन वहाँ पे लोगों को बताता है, स्टार फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है और वहाँ हम लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। गु फेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है, चिंता मत करो मैं सबको संभाल लूंगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग और शाओटियन दोनों मिलकर वहाँ पे स्टार फील्ड की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को स्टार फील्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे देखते ही देखते लिन फेंग और शाओटियन भी पहुंच जाते हैं, जो कि जैसे वहाँ पे पहुंचता है तो उन लोगों को वहाँ पे एहसास होता है कि वहाँ की स्पेस एनर्जी बहुत ज्यादा है और अभी वो दोनों वहाँ पे सब कुछ महसूस कर ही रहे थे कि तभी लिन फेंग को वहाँ पे पीछे से टियानजी की आवाज सुनाई देती है, जो कि लिन फेंग को आवाज देकर रोकते हुए कहता है, रुकिए अंकल गु फेंग। वहीं टियानजी को देखकर शाओटियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है, इस बार भी मैं टियानजी की रक्षा करूंगा और सीनियर सिस्टर यू जिंग जरूर से टियानजी के ऊपर नजर रख रही होंगी। अगर हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वो जरूर से हम लोगों को बचाने के लिए आएंगी। इस तरह में एक तीर के साथ दो शिकार हो जाएंगे। शाओटियन वहाँ पे दिन में सपने देखते हुए कहने लगा था, मैं टियानजी की रक्षा करते हुए सिस्टर यू जिंग की नजरों में महान बन जाऊंगा और उसके बाद सिस्टर यू जिंग मेरे ऊपर ट्रेस की बरसात कर देंगी। ये सोचकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो जल्दी से आगे बढ़कर टियानजी की चारों तरफ घूमने लगा था, जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे टियानजी से सवाल करते हुए पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस पे टियानजी वहाँ पे खुश होकर जवाब देते हुए कहता है, मैंने हाल ही में गॉड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू किया है और मैं गॉड किंग रियलम के अर्ली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ और गॉड वनरेबल रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। गॉड किंग रियलम के बाद आता है गॉड वनरेबल रियलम और गॉड वनरेबल रियलम के बाद आता है गॉड एम्परर रियलम। टियानजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे हैरान हो जाता है कि ये बच्चा तो इतनी कम एज में ही गॉड किंग रियलम में पहुंच गया है। वहीं लिन फेंग को हैरान
होते हुए देखकर टियांची मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है, अंकल गू फेंग, मैं आपकी जितना पावरफुल कभी भी नहीं बन पाऊंगा। भले ही आप गॉड किंग रियलम में हो पर आपकी पावर गॉड वनरेबल रियलम के गॉड से भी ज्यादा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शाओ टियान आगे बढ़कर वहाँ पे चापलूसी करते हुए कहता है, नहीं, तुम भी कम टैलेंटेड नहीं हो, इतनी कम एज में गॉड किंग रियलम में पहुंच चुके हो, जबकि इस एज में तो हम लोग बस खेला करते थे। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे लोगों को जवाब देते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ तो टाइम पकोडा टावर के अंदर कल्टीवेट करने की वजह से हो पाया है। असल में मैं टाइम पकोडा के अंदर कल्टीवेट कर रहा था और बाहर का एक दिन टाइम पकोडा टावर के अंदर 30 से 40 दिनों के बराबर होता है। इसलिए सच कहूं तो गॉड किंग रियलम में पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। अभी वो लोग वहाँ पे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और शिप आ जाती है जिसमें लसूयन के साथ साथ लिन फेंग की दोनों बेटियां भी मौजूद होती हैं। लिन फेंग की दोनों बच्चे भी वहाँ पे एक्साइटेड होकर अपने अंकल गू फेंग को बताती हैं कि वो दोनों भी गॉड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुकी हैं और वो लोग भी यहाँ पे गॉड वनरेबल रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए आए हैं। उन दोनों बच्चों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान आगे बढ़कर उनकी भी चापलूसी करते हुए वहाँ पे उन दोनों की तारीफें करने लगा था। इस दौरान हम देखते हैं कि जैसे वो दोनों शाओ टियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो शाओ टियान उनके हाथों से निकल जाता है, जबकि लिन फेंग वहाँ पे उन दोनों को सुधार करते हुए कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और स्पेसशिप आ जाती है जिसमें मिस सू और उसकी साथियां मौजूद होती हैं, जिन्हें देखकर तो शाओ टियान की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें पकड़ते हुए कहता है, मेरे बिना जी नहीं लगा ना, देखो तुम लोग मुझे ढूंढते हुए कितनी जल्दी मेरे पास आ गई। वो लड़कियां भी वहाँ पे बताती हैं कि वो लोग एक मंथ पहले ही गॉड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी और अब गॉड वनरेबल रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पे आई हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहती है आज से वो लिन फेंग को फॉलो करेंगी क्योंकि आज वो जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ लिन फेंग की वजह से है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे टीम बनाते हुए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल पहले की तरह। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जी चेंग के बेटे को देखते हैं जो कि अपने पिता को आकर बताता है कि लिन फेंग स्टारफील्ड के अंदर पहुंच चुका है। जो जानकर हम देखते हैं कि जी चेंग केवल स्माइल करते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं बहुत ही जल्द उसी जगह पे लिन फेंग की कब्र बनाने वाला हूँ और इस बार मैं देखता हूँ जी टियान जी अपने डिसेबल को कैसे बचा पाता है। आपकी बात चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने एल्डर की मौत का बदला लेके रहूंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक बार फिर से स्टारफील्ड का सीन दिखाया जाता है और अब की बार हम लोगों को वहाँ पे टियांची की सिस्टर यू जाओ दिखाई जाती है। आपको याद ही होगा कि टियांची की तरह वो भी गॉड मून क्लैन को छोड़कर भाग गई थी और अब उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी कि वो गॉड किंग रियलम के लेट स्टेज पे पहुंच चुकी थी और वो भी यहाँ पे गॉड वनरेबल रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए आई हुई थी। जैसे वो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचती है तो वहाँ पे कुछ डीमंस मौजूद होते हैं और डीमंस उसे एलियन रेस का कहकर चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। तभी नेदरविंग क्लैन का लीडर जो कि गॉड वनरेबल रियलम में था वो भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर यूया वहाँ पे माफी मांगते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि क्लैन लीडर वहाँ पे एक सुप्रीम लेवल की फॉर्मेशन लगा देता है जिसके चलते यूया वहाँ से निकल नहीं पाती। हालांकि वो वहाँ पे इस फॉर्मेशन के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इस दौरान हम देखते हैं कि बाकी के डीमंस आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर यूया उनके अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पे उसका पीछा करने लगा था, जो देखकर यूया वहाँ पे अपने वर्ड स्पेस और आर्ट के दिव्य आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। जो देखकर लीडर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें गॉड किंग रियलम और वनरेबल गॉड रियलम के बीच का डिफरेंस दिखाता हूँ। वहीं यूया अभी वहाँ से भाग रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उसके रास्ते में कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि एक फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे कैद कर लेते हैं। जो देखकर यूया वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे वहाँ पे बहुत सारे वनरेबल गॉड रियलम के लोग दिखाई देते हैं। जो देखकर यूया वहाँ पे परेशान होते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है पर वो वहाँ पे नाकाम हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि क्लैन लीडर वहाँ पे आकर अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, ध्यान रखना इस लड़की को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, ये लड़की मेरी क्वीन बनेगी और यही मेरी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएगी। यानी कि क्लैन लीडर यूया के साथ शादी करना चाहता था। ये जानकर हम देखते हैं कि यूया वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए उससे कहती है, अपनी बकवास बंद करो क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ये कहकर यूया वहाँ पे गुस्से से अपने पास एक एम्पर लेवल के वेपन को बाहर निकालकर उसकी मदद से उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। जो देखकर बाकी सभी लोग वहाँ पे घबराते हुए पीछे हट गए थे। ये सब कुछ देखकर क्लैन लीडर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है पर वो जल्दी वहाँ पे खुद को संभाल कर यूजाओ का मुकाबला करने के लिए अपना भी आर्टिफैक्ट बाहर निकाल चुका था। पर जैसे वो वहाँ पे यूजाओ के ऊपर अटैक करता है तो यूजाओ अपने आंट के दिए आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेती है। ये देखकर तो वो लीडर और भी ज्यादा लालच में आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, इस लड़की के पास तो कई सारे एम्पर लेवल के वेपन्स मौजूद है, जरूर से इसके माता पिता बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल होंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये मौका अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने एल्डर्स के साथ मिलकर 9 नेदर सील
टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यू याओ के ऊपर एक कंबाइन अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि यू याओ को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यू याओ अपने मन में कहती है, अगर मैं यहाँ पे अपने एम्परर लेवल के आर्टिफैक्ट को पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करती हूँ तो गार्डियन कोड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना मना था। पर अगर मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि यू याओ का बैरियर वहाँ पे टूटना शुरू हो चुका था, लेकिन उस लीडर का अटैक उसे वहाँ पे हिट कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का टाइम रुक जाता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मी की एंट्री होती है। उनमें से एक स्पेशल शिप के अंदर लिन फेंग की छोटी बहन लिन जुनर भी मौजूद होती है। लिन जुनर आपको याद ही होगी, जिसे सूर्य डिमन क्लैन के लोग अपने साथ लेके गए थे। इस दौरान जब लिन जुनर की नजर वहाँ पे यू याओ के ऊपर पड़ती है तो यू याओ उसे अपनी सी लगती है, इसलिए हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे उसकी मदद करने का डिसाइड करती है। टाइम जब दोबारा शुरू होता है तो लीडर का अटैक यू याओ को लगने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे कसूरा सोर्ड स्लैश से क्लैन लीडर के ऊपर ही अटैक हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि न सिर्फ क्लैन लीडर का अटैक वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसका वो एम्परर लेवल का आर्टिफैक्ट भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर लीडर गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने की। जबकि ये सब कुछ देखकर यू याओ भी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से अपने आर्टिफैक्ट के स्पेस के अंदर चली जाती है। इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे जुनर की असुरा बॉडी दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पे आदेश देते हुए कहती है, इन लोगों के ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए खत्म कर दो इन सभी को। जुनर कैसा कहती हम देखते हैं कि वो असुरा बॉडी वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेंज को रिलीज करते हुए उन सभी को खत्म करना शुरू कर देती है। वहाँ पे जो कोई भी डिमन उन चेंज के साथ टकरा रहा था वो वहीं पे खत्म होता जा रहा था। इवन हम देखते हैं कि वो डिमोनिक चेंज क्लैन लीडर की बॉडी के आर पार होते हुए उसे भी वहीं पे खत्म कर देती हैं। लेकिन मरने से पहले क्लैन लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मेरा पिता मेरा बदला जरूर लेगा। जबकि ये सब कुछ देखो तो बेचारी यू याओ वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो वहाँ पे उस डिमोनिक बॉडी को देखकर परेशान होते हुए कहती है, ये तो एक एम्परर लेवल का पपेट है। इस दौरान हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे सामने आ जाती है और वो सीधे यू याओ के पास जाकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, कौन हो तुम, घबराओ मत, जवाब दो मुझे। इस पे हम देखते हैं कि यू याओ भी वहाँ पे घबरा कर जवाब देते हुए कहती है, मेरा नाम लिन यू याओ है। लिन यू याओ नाम सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा सरनेम भी लिन है। वहीं यू याओ उससे सवाल करते हुए पूछती है, आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे अपने एम्परर लेवल के वेपन का इस्तेमाल किया था, क्या आपको डर नहीं लगता कि हेवन आपको पनिश करेगा। जिस पे जुनर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है, नहीं, हेवन मुझे पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हाफ डीमन हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और ये कहकर जुनर वहाँ पे मुस्कुराकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, तुम्हारे फादर कौन है। जिस पर यू याओ घबराकर जवाब देते हुए कहती है, मेरे फादर लोअर रियलम से बिलोंग करते हैं। ये जानकर जुनर अचानक से वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, कहीं तुम्हारे फादर का नाम लिन फेंग तो नहीं है। जुनर के मुंह से अपने पिता का नाम सुनकर बेचारी यू याओ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। पर वो वहाँ पे जुनर को जवाब देते हुए कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे फादर का नाम लिन फेंग ही है, पर आप कौन है, आप मेरे फादर को कैसे जानती है। जिस पर जुनर वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होकर जवाब देते हुए कहती है, मैं तुम्हारे फादर की अडॉप्टेड सिस्टर हूँ, हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके भाई के बच्चे इतने ज्यादा बड़े हो चुके थे और वो आज इतने सालों के बाद वापस आ रही थी। जबकि जुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू याओ वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जब जुनर उसे वहाँ पे उसके पिता की इमेज दिखाती है तो यू याओ को पक्का यकीन हो गया था कि ये वाकई में उसकी बुआ है। और जैसे ही उसे वहाँ पे इस बात का एहसास होता है तो वो जल्दी से वहाँ पे जुनर से सवाल करते हुए पूछती है, तो मेरे फादर कहाँ है, क्या आपको पता है। यू याओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, माफ करना, पर अभी के लिए मुझे नहीं पता कि तुम्हारे फादर कहाँ है, क्योंकि हम लोग तो बहुत साल पहले ही अलग हो गए थे। खैर ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ कौन है। जिस पे यू याओ उसे जवाब देते हुए कहती है, मेरी मदर गॉड मून क्लैन से बिलोंग करती है। ये सुनकर तो हम देखते हैं कि जुनर को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है। आज जुनर को वहाँ पे हैरान होते हुए देखकर यू याओ वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछती हैं, क्या आप मेरी माँ को भी जानती हैं। यू याओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे कुछ सोचकर उसे जवाब देते हुए कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी माँ से पहले भी मिल चुकी हूँ, पर उस समय जब मैं और लिन फेंग मिलकर ट्रेनिंग किया करते थे, और उस समय मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ की शादी सीधा लिन फेंग के साथ ही हो जाएगी। ये कहते कहते हम देखते हैं कि जुनर को वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपने दिल ही दिल में लिन फेंग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, पर वो ये सब यू याओ के सामने शो नहीं करती। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे लिन फेंग को याद करते हुए कहती है, पत्नी ब्रदर लिन फेंग ने मेरे लिए और कितनी सिस्टर इन लॉज ढूंढ ली होंगी, मैं कुछ सालों के लिए गायब क्या हुई, ब्रदर लिन फेंग ने तो न जाने क्या से क्या कर दिया। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग लिन फेंग और बाकी की ग्रुप को देखते हैं जो कि नैना स्टारफील्ड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी एलएसयूएन वहाँ पे उन सभी लोगों को बताती है कि हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंचने ही वाले हैं। एलएसयूएन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या आपके पास वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कोई प्लान है। जिसपे हम देखते हैं कि एलवी जवाब देते हुए कहता है, अंदर तुम लोगों को वहाँ पे एलियन रेसेस
के साथ कोऑपरेट करना होगा। एलियन रेसेस कल्टीवेटर्स उन लोगों को कहा जाता है जो कि दूसरे realm से बिलोंग करते हैं। वहीं एलवी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और मुझे उम्मीद है सुयन के पास कोई न कोई प्लान जरूर होगा। एलवी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुयन वहाँ पे कुछ सोचते हुए उन लोगों को बताती है, हाँ मेरे पास प्लान तो है, क्योंकि मैं पूरी तरह से ह्यूमन नहीं हूँ। अगर देखा जाए तो मैं भी एक तरह से आउटसाइड वर्ल्ड realm से ही बिलोंग करती हूँ। असल में हमारे यूनिवर्स के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जिसके चलते हमारे यूनिवर्स के लोग गॉड एम्परर realm तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। इसलिए वो हुन यूनिवर्स के अंदर आकर यहाँ के लोगों से शादी करते हैं ताकि वो अपने ब्रेक थ्रू को आगे बढ़ा सके। हुन यूनिवर्स वही यूनिवर्स है जिसके अंदर लिन फेंग और बाकी सभी लोग रहते हैं। वहीं एल सुयन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि उसकी मदर ने स्टार मून डिवाइन क्लैन के किंग के साथ शादी की थी। एल सुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटिन वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि एल सुयन का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन हम देखते हैं कि एल सुयन वहाँ पे सभी लोगों को वार्न करते हुए कहती है, फॉरेन रेस के लोग बहुत ज्यादा अजीब होते हैं, सभी लोग बस अपना फायदा देखते हैं, इसलिए तुम सभी लोगों को अपना ख्याल खुद रखना होगा। और ये कहकर एल सुयन अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए स्टारफील्ड के अंदर जाने के लिए एक पोर्टल बना देती है, जिससे होते हुए वो सभी लोग वहाँ पे अंदर चले जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि काओयूनर जो कि वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर नजर रख रही थी, वो लिन फेंग को वहाँ पे स्टारफील्ड के अंदर जाते हुए देखकर अपने मन में कहती है, सभी बड़े बड़े क्लैन की फोर्सेस लिन फेंग के ऊपर नजर रख रही हैं और सोल एम्परर डोंगजी का इकलौता बेटा इन सारी बातों की परवाह न करते हुए स्टारफील्ड के अंदर जा रहा है। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि ये वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा, और ऊपर से मैं वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू भी कर लूंगी, यानी एक तीर के साथ मेरे दो शिकार हो जाएंगे। और ये कहकर काओयूनर भी वहाँ पे अपने पास एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर एक पोर्टल को ओपन करती हुई उनके पीछे पीछे वहाँ पे स्टारफील्ड के अंदर चली जाती है। खैर जैसे लिन फेंग का ग्रुप स्टारफील्ड के अंदर इंटर करता है तो शाओटिन वहाँ की एनर्जी को महसूस करके एक्साइटेड होते हुए कहता है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा प्योर है। जिस पहले भी उसके हाँ मिलाते हुए कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी है तो बहुत ज्यादा पावरफुल पर इनकम्प्लीट है, इसीलिए तो आउटसाइडर्स को अंदर आने से रोका जाता है। एलवी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटिन वहाँ पे सवाल करते हुए पूछता है, क्या यहाँ पे हमारा मुकाबला गॉड एम्परर realm के लोगों के साथ भी हो सकता है? जिस पर सुयन वहाँ पे सभी लोगों को बताती है कि पिछले हजारों सालों से मेरे क्लैन के अंदर कोई भी गॉड एम्परर realm में नहीं पहुंचा, पर हमारे एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर्स टाइम टू टाइम हुन यूनिवर्स के अंदर आते रहते हैं। तो हाँ, कुल मिला के हमारा मुकाबला वहाँ पे गॉड एम्परर realm के लोगों के साथ हो सकता है। और एक और बात को तुम लोगों को खास ध्यान रखना होगा कि इस जगह पे एम्परर लेवल के वेपन्स का इस्तेमाल करना सख्ती से मना है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एम्परर लेवल के वेपन्स का इस्तेमाल किया तो तुम्हें हेवन पनिश करेगा, क्योंकि गॉड एम्परर realm के लोगों का यहाँ पे आना मना है, और खास तौर पर आउटसाइडर्स का। एल सुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटिन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है, और वो घबराते हुए कहता है, अगर हम लोग वहाँ पे गॉड एम्परर लेवल के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते और कोई भी गॉड एम्परर जैसे कि माता जी टियान जी हमारी मदद करने के लिए वहाँ पे नहीं आ सकते तो फिर हमें बचाएगा कौन है? अगर गलती से हमारा सामना किसी पावरफुल बंदे के साथ हो गया तो फिर इसका मतलब होगा कि हमारा वहाँ पे मरना तय है। शाओटिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुयन वहाँ पे उसे कहती है, हम लोग रूल्स को चेंज नहीं कर सकते और यही हकीकत है, हमें इसी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। पर मुझे जूनियर ब्रदर गू फेंग के ऊपर पूरा भरोसा है। इस दौरान हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे शाओटिन को बताते हैं कि ये जगह मेरी पावर्स को सप्रेस नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी पावर्स को जैसे चाहे मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटिन को वहाँ पे बचने की एक उम्मीद नजर आती है, इसलिए हम देखते हैं कि शाओटिन वहाँ पे थंडर ड्रैगन को मस्का लगाते हुए कहता है, अरे सीनियर, आप तो गॉड एम्परर realm से भी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तो आपके भरोसे यहाँ पे आया था, इसलिए अब आपको यहाँ पे मेरी रक्षा करनी होगी। शाओटिन की चपलसी वाली बातें सुनकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे हवा में आ जाता है और उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके अपनी पावर को भी रिकवर करने की कोशिश करूंगा। उन दोनों की ये नौटंकी देखकर लिन फेंग अपने मन में कहता है, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए स्टार डिवाइन मून क्लैन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सुयन की सिस्टर नहा रही होती है, जो कि लिन फेंग और उसके लोगों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर जैसे उसकी नजर अपनी बहन सुयन के ऊपर पड़ती है तो उसका गुस्सा वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म हो जाता है। सुयन लिन फेंग और बाकी सभी लोगों को अपनी बहन से मिलवाते हुए अपनी बहन को बताती है कि ये सभी लोग स्टार टावर से बिलोंग करते हैं और ये हमारे डिवाइन स्टार मून कोड क्लैन का कोटा पूरा करते हुए ये उस गेट को विजिट करना चाहते हैं। सुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुयन की सिस्टर उन सभी लोगों को अपने फादर के पास ले जाती है। जैसे सुयन के फादर वहाँ पे आते हैं तो सुयन उन्हें वहाँ पे एक पोटली दे देती है जिसमें एम्परर लेवल के वेपन्स भरे हुए थे। ये एक तरह की पेमेंट थी। हालांकि वो वहाँ पे स्टोरी बैग को देखकर अपनी बेटी सुयन से कहता है, अरे इसकी क्या जरूरत थी, पर वो खुशी खुशी उसे अपने पास भी रख लेता है। और उसके बाद वो वहाँ पे सुयन की सिस्टर को आदेश देते हुए कहता है, इन सभी लोगों को गॉड मून इमॉर्टल माउंटेन्स में ठहराया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो एल सुयन के पिता उसे वहाँ पे रोक लेते हैं जरूरी बात करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि एल सुयन वहाँ पे लिन आओयू और लिन जाओयू दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे आगे बढ़कर उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, आप चिंता मत करो, इन दोनों का ख्याल मैं रखूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सुयन की सिस्टर उन लोगों को लेकर गॉड इमॉर्टल माउंटेन्स में चली जाती है, जहाँ की एनर्जी को महसूस करके थंडर ड्रैगन वहाँ पे उन सभी लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे पहले गॉड इमॉर्टल एम्प्रेस रहा करते थे। वहीं हम देखते हैं कि सुयन की सिस्टर लिन फेंग को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि वो अपने मन ही मन में
लिन फेंग को अपना दिल दे बैठी थी, इसलिए वो लिन फेंग को देखकर शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही हम देखते हैं कि लिन आओयू और लिन जाओयू दोनों वहाँ पे उस जगह की तारीफ करती हैं। पर शाओटियन वहाँ पे लोगों से कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे सुयन की फैमिली के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस पे हम देखते हैं कि लिन आओयू वहाँ पे उसे कहती है, चिड़िया आखिर तुम इतना ज्यादा शक क्यों करते हो, क्या तुम्हें कभी किसी ने धोखा दिया था। ये सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन को वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन लिन फेंग उसे पीछे फेंकते हुए वहाँ पे दोनों के पास आकर उन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है, तुम दोनों कौन सी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बहुत सारे एक्साइटेड हो जाती हैं और एक्साइटेड होते हुए लिन फेंग को बताती है कि लिन जाओयू गैलेक्सी सेल्फ सूत्रा टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही है, जबकि लिन आओयू स्टार डोमिनियन सूत्रा टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर वहाँ पे अपने अंकल गू फेंग को अपनी टेक्निक को कंबाइन करके दिखाती हैं। इसकी पावर को महसूस करके तो हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उन दोनों से इंप्रेस हो गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे अचानक से सुयन की सिस्टर आ जाती है, जो कि लिन फेंग को देखकर शर्माते हुए कहती है, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ये देखकर शाओटियन और लिन फेंग की बेटी को लगता है कि शायद वो उसे वहाँ पे प्रपोज करने आई है, इसलिए हम देखते हैं कि शाओटियन उन दोनों को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं बाहर आते साथ ही वो दोनों शाओटियन को चिढ़ाते हुए कहती हैं, चिड़िया जब भी तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम अपने बच्चे हमें दे देना। जिस पे शाओटियन पहले तो उन दोनों से कहता है कि मैं शादी ही नहीं करने वाला, अगर मैंने शादी की और मेरे बच्चे हुए तो अपने बच्चे तुम लोगों को जरूर दूंगा। और ये कहकर शाओटियन खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अगर सूर एम्परर डोंगजी की ग्रैंड डॉटर से मेरे बच्चों को पालेंगी तो उनका फ्यूचर तो सेट है। क्या कमाल की किस्मत होने वाली है मेरे बच्चों की, क्योंकि मेरे बच्चे तो इनके साथ ट्रेनिंग करते हुए इनविंसिबल बन जाएंगे। और ये सब सोचते हुए शाओटियन वहाँ पे इवल स्माइल करने लगा था। अंदर की तरफ हम देखते हैं कि सुयन की सिस्टर लिन फेंग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो लिन फेंग से कहती है, मेरे क्लैन को बचा लो और बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे से रोकते हुए कहता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम लोगों की मदद करूंगा क्योंकि ये सुयन की फैमिली का सवाल है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुयन की सिस्टर वहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो लिन फेंग को वहाँ पे सबको सच सच बताते हुए कहती है, डार्क स्काई डिवोरिंग स्पैरो क्लैन को पता चल गया है कि एम्परर डोंगजी का बेटा यहाँ पे आया हुआ है। उन्होंने और बोन क्लैन ने मिलकर हमें धमकी दी है कि अगर हम लोगों ने तुम्हारी मदद की तो वो मिलकर हमारे पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इस समय कुछ इमॉर्टल एम्परर्स भी उनका साथ दे रहे हैं। पिछली बार जब मुझे स्पैरो क्लैन के एंसेस्टर के बारे में पता चला था तो उस समय वो 6th रेवोल्यूशन इमॉर्टल एम्परर था और अब न जाने कौन से लेवल पे होगा। और बोन क्लैन में तो दो एंसेस्टर्स हैं और वो दोनों भी 6th रेवोल्यूशन में थे। पहले तो वो लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल थे, पर अब वो लोग धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग तो वहाँ पे टेंशन में आ गया था। जबकि हम देखते हैं कि सुयन की सिस्टर लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछती है, अब आप क्या करोगे, क्या आप अपने फादर को यहाँ पे बुलाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसे मना कर देता है कि अभी के लिए मैं अपने फादर को नहीं बुला सकता। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे उसे कहता है, अगर ऐसा है तो तुम सिस्टर यूजिन को क्यों नहीं बुला लेते। जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हम लोग हमेशा उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन की तरफ देखने लगा था, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, ये तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं अकेला इस सारे खतरे का मुकाबला करूं। लिन फेंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन से कहता है, अब आगे सब कुछ आपको ही हैंडल करना होगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, मैं अकेला ये सब कुछ कैसे हैंडल करूंगा, मुझे तो पता भी नहीं है कि हमारा मुकाबला जिन इमॉर्टल एम्परर्स के साथ होगा वो कितने पावरफुल होने वाले हैं। अगर मैं अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पाया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि सबसे पहले मैं अपनी पावर को बढ़ाऊं। अगर मैं गॉड एम्परर रियलम तक अपनी पावर को रिकवर कर लेता हूँ तो फिर हम लोगों को यहाँ पे किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उनके हाँ मिलाते हुए कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए अब हम लोग सबसे पहले आपकी पावर को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे। और ये कहकर लिन फेंग सीधा वहाँ पे अपने गॉड ग्रेवयार्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो सीधा गॉडेस के पास जाकर उसे सवाल करते हुए पूछता है, आपने अपनी पावर को किस हद तक रिकवर कर लिया है। इस पे गॉडेस उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, मैं गॉड वनरेबल रियलम तक पहुंच चुकी हूँ। गॉडेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, तो गॉड एम्परर रियलम तक अपनी पावर को रिकवर करने के लिए आपको क्या करना होगा। इस पे गॉडेस उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, मुझे या तो केओस ओरिजिन यूनिवर्सल लॉ को रिफाइन करना होगा या फिर किसी गॉड एम्परर रियलम के कल्टीवेटर की पावर को रिफाइन करना होगा। और साथ ही साथ गॉडेस वहाँ पे लिन फेंग को बता देती है, पर मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, इन चीजों को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और मुश्किल के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उनसे वादा करते हुए कहता है, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए ये दोनों चीजें ढूंढ कर लाऊंगा ताकि आप अपनी पावर को पूरी तरह से रिकवर कर सको। और ये कहकर लिन फेंग सीधा वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आते साथ ही वो सुयन की सिस्टर के पास जाकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, यूनिवर्सल लॉज मुझे कहाँ से मिलेंगे। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुयन की सिस्टर जिसका नाम यांग था वो वहाँ पे एक पल के लिए हैरान हो जाती है, पर वो वहाँ पे खुद को संभाल कर लिन फेंग को जवाब देते हुए कहती है, ये चीजें बहुत ज्यादा रेयर होती हैं और आम लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर होती हैं। मैंने सुना था कि ये सारी चीजें एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर्स के कंट्रोल में होती हैं। और अच्छी खबर ये है कि हमारे डिवाइन स्टार मून क्लैन के पास भी एक एंशिएंट इमॉर्टल मौजूद है, पर वो एंशिएंट बैटल के दौरान बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। एंशिएंट इमॉर्टल के बारे में सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग को वहाँ पे एक उम्मीद नजर आती है, इसलिए वो यंग से कहता है कि मुझे अपने एंशिएंट इमॉर्टल के पास लेके चलो। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यंग भी वहाँ
वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे लिन आओयू और लिन जाओयू मिलकर वहाँ पे शाओटियन को गोल गोल घुमा रही थी। लेकिन इसमें जैसे शाओटियन की नजर वहाँ पे लिन फेंग और यांग के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये दोनों इतना जल्दी बाहर कैसे आ गए। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था। वो सीधे सीधे शाओटियन को बताता है कि वो मिस यांग के साथ फॉरबिडन लैंड में जा रहा है। तुम एल्डर सुयन, लिन आओयू, लिन जाओयू और बाकी सभी को लेकर टियानचे की विला में पहुंचो और सभी को वहीं पे इकट्ठा करो। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन भी वहाँ पे उसके लिए मान जाता है, पर साथ ही साथ वो शक भरी नजरों से मिस यांग की तरफ भी देख रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एल्डर सुयन और उसके फादर को देखते हैं, जहाँ पे उसके फादर उसे बता रहे होते हैं कि ईस्टर्न पोल के एम्परर यानी कि एम्परर डोंगजी के उस एम्परर के साथ फाइट करते हुए कहीं गायब हो गए हैं और अब उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। खैर अभी वो दोनों बाप बेटी इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है यंग मास्टर योंग की, जो कि एल्डर सुयन के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर सुयन वहाँ पे उसके लिए साफ साफ इनकार कर देती है और उसे बताती है कि उसके मास्टर गॉड एम्परर रियलम के 6th एवोल्यूशन पर है, इसलिए अभी के लिए उसे किसी और की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि यंग मास्टर योंग फिर भी हार नहीं मानता। वो वहाँ पे एल्डर सुयन को रिसोर्सेज और ड्रेस की लालच देने लगा था। साथ ही साथ वो वहाँ पे एल्डर सुयन के साथ चिपकते हुए उसे गले लगाने की कोशिश करता है, जो देखकर एल्डर सुयन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे वहाँ पे थप्पड़ मार देती है। एल्डर सुयन की हरकत की वजह से योंग को वहाँ पे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके एल्डर उसे वहाँ पे संभाल कर उसे उसका मकसद याद दिलाते हैं। इवन हम देखते हैं कि एल्डर सुयन के पिता भी वहाँ पे मजबूर होकर उन लोगों को वहाँ पे लिन फेंग के बारे में बताते हुए कहते हैं आप जिनके लिए यहाँ पे आए हो वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पर हम देखते हैं कि योंग वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है चिंता मत करो, इस जगह पे आउटसाइडर्स की पावर सप्रेस हो जाती है, इसलिए उस लड़के को पकड़ने में हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। इस तरह हम देखते हैं कि एल्डर सुयन वहाँ से निकलते हुए सीधा विला पे पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। इस बीच हम देखते हैं कि योंग भी अपने एल्डर्स के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और एल्डर सुयन को धमकाते हुए कहने लगा था चुपचाप लिन फेंग के बारे में बता दो, वरना हम यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली का नामो निशान मिटा देंगे। इस पर एल्डर सुयन उसे वहाँ पे वार्न करते हुए कहती है तुम लोग गलत पर्सन के साथ पंगा ले रहे हो, शायद तुम लोगों को पता नहीं है वो ईस्टर्न पोल एम्परर डोंगजी का बेटा है। एल्डर सुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि योंग वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाकर उसे वहीं पे कैद करते हुए कहता है अगर तुमने हमें लिन फेंग के बारे में ना बताया तो हम लोग तुम्हें भी यहाँ पे पकड़ लेंगे। और रही बात ईस्टर्न पोल एम्परर डोंगजी की, तो वो तो अभी के लिए क्योस लैंड के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए वो चाहकर भी अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। तो कुल मिला के ना तो मुझे उसके बेटे का कोई डर है और ना ही उसके पिता का। योंग कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि उसके एल्डर्स आगे बढ़कर एल्डर सुयन के ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि एल्डर सुयन अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उनका मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन उन एल्डर्स का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जैसे जाकर एल्डर सुयन के आर्टिफैक्ट के साथ टकराता है तो उसका आर्टिफैक्ट भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसके बाद वो वहाँ पे डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए एल्डर सुयन को भी पकड़ लेते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग लिन फेंग और यांग को देखते हैं, जो कि बाकी सभी लोगों के साथ फॉरबिडन लैंड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों को बर्फ के अंदर जमी हुई एक स्टैचू दिखाई देती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि एंशिएंट इमॉर्टल की ही थी। यांग वहाँ पे उस स्टैचू के सामने जाकर रोते हुए कहती है लेडी एंसेस्टर, हमारा डिवाइन स्टार मून क्लैन खतरे में है, प्लीज एक बार जाग जाइए और हमारी मदद कीजिए, वरना हमारा क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यांग कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उस स्टैचू के अंदर से एंशिएंट इमॉर्टल निकलकर बाहर आती है, जो कि एक लेडी थी। और जैसे ही एंशिएंट इमॉर्टल जिंदा होती है तो उसकी नजर सबसे पहले वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है। लिन फेंग को देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है इसके अंदर तो क्योस पैरामोडियल एनर्जी मौजूद है और साथ ही साथ इसके अंदर तो दो ब्लड लाइन्स मौजूद है। लेकिन जब उसे वहाँ पे लिन आओयू, लिन जाओयू और टियानची के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है आखिर ये लोग किस तरह के ग्रेट कोड के डिसेंडेंट्स हैं, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और इतनी प्योर ब्लड लाइन है आज तक मैंने कभी नहीं देखी। और अभी लेडी इमॉर्टल वहाँ पे सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि यांग आगे बढ़कर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए बताती है ये ईस्टर्न पोल एम्परर डोंगजी के बेटे हैं। यांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी इमॉर्टल वहाँ पे घबरा जाती है, क्योंकि ईस्टर्न पोल एम्परर डोंगजी को ट्रांसेंडेंट रियलम से भी ऊपर माना जाता है, इसलिए कोई भी उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहता। वो लेडी इमॉर्टल भी वहाँ पे अपने मन में कहती है मैं इन्हें ऊपर नहीं कर सकती, अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो एम्परर डोंगजी हमारे पूरे की पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं यंग लेडी एंसेस्टर को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहती है स्काई डिवोरिंग स्पैरो क्लैन हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम लोग लिन फेंग को उनके हवाले कर दे, पर हमारी फैमिली ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए हमारी आखिरी उम्मीद लिन फेंग ही है। वही यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी एंसेस्टर भी वहाँ पे लिन फेंग से मदद मांगती है। लेडी एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे कुछ सोचकर उसे सवाल करते हुए पूछता है क्या इस रियलम के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इमॉर्टल एम्परर्स अपनी पावर को रिकवर कर सकते हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी एंसेस्टर हमें अपना सर हिलाते हुए कहती है हाँ एक जगह है तो सही, पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस जगह पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के इमॉर्टल बीस्ट सील्ड है। लेडी एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे डिसाइड करता है कि अब वो सबसे पहले वहीं पे जाएगा, पर इस दौरान हम देखते हैं कि स्काई डिवोरिंग स्पैरो क्लैन के लोग वहाँ पे आ चुके थे, इसलिए सबसे पहले उनसे निपटना जरूरी था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग दोबारा से वहाँ पे एल्डर सुयन को देखते हैं, जिसे कैद करने के बाद योंग उसके ऊपर हंस रहा होता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलना शुरू हो जाता है
और देखते ही देखते वहाँ पे एक स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर होती है जो कि लिन फेंग का इमोर्टल पपेट होता है। वो आते साथ ही वहाँ पे उन चेस के ऊपर हमला करते हुए लसुयन को आजाद करवा देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग का पपेट योंग और उसके एल्डर्स को देखकर वहाँ पे कोल्डून में उन लोगों से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों के ऊपर अटैक करने की। वहाँ पे एक इमोर्टल एम्परर लेवल के पपेट को देखकर योंग हैरान होते हुए कहता है, क्या इसके पास एक इमोर्टल लेवल का पपेट भी मौजूद है। इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से रफी और बाकी लोग यांग को पकड़ कर लाते हैं, जो देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ लिन फेंग का प्लान है। खैर तभी हम देखते हैं कि योंग भी गुस्से से वहाँ पे अपने इमोर्टल लेवल के पपेट को बाहर निकाल लेता है और अपने एल्डर्स को उसके अंदर एनर्जी डालने को कहता है। ये देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे 9 द रिवर एंड माउंटेन मैप का इस्तेमाल करता है जिसमें वो अपने ह्यूमन क्लोन और डीमन क्लोन की एनर्जी को मर्ज कर देता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी अपनी एनर्जी उसके अंदर डाल देते हैं। आपके सामने की तरफ हम देखते हैं कि योंग वहाँ पे अपने इमोर्टल पपेट का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करवा चुका था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा फर्स्ट रेवोल्यूशन का इमोर्टल एम्परर पपेट मेरे इस पपेट का मुकाबला कर पाएगा। और ये कहकर लिन फेंग का पपेट वहाँ पे अपनी गोल्डन चेन्स का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ योंग के पपेट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है बल्कि उसी के साथ साथ उसे अपने अंदर भी खींच चुका था, जो देखकर तो बेचारे योंग के साथ साथ उसके एल्डर्स को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और योंग तो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं तुम यहाँ पे इमोर्टल एम्परर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अभी तक हेवनली व्हील ने तुम्हें सप्रेस क्यों नहीं किया। तुम तो एक आउटसाइडर हो और एक आउटसाइडर होते हुए भी तुम्हारी पावर्स अभी तक सप्रेस क्यों नहीं हुई। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से उन एल्डर्स की नजर वहाँ पे लिन फेंग के पास मौजूद यूनिवर्सल लॉस के ऊपर पड़ती है जो कि उनके ही रियलम के थे। ये देखकर तो एल्डर्स वहाँ पे कोमा में जा चुके थे। ये सब कुछ देखकर तो बेचारा योंग भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है, आखिर इसने हमारे रियलम की कल्टीवेशन टेक्निक्स को इतनी जल्दी कैसे मास्टर कर लिया, अब तो हेवनली व्हील भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। योंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके एल्डर्स वहाँ पे उसे बताते हैं, जरूर से इसके फादर ने इसे ऐसा कुछ दिया होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए ये किसी भी रियलम के अंदर जाकर हेवनली व्हील से खुद को बचा सके। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी इसे अंडर एस्टिमेट करके, जबकि अभी के लिए हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर योंग अपने उन दोनों एल्डर्स के साथ मिलकर वहाँ से भागने लगा था, जहाँ पे योंग हैरान होते हुए अभी तक अपने मन में यही कह रहा था, हम लोग तो यहाँ पे इसका शिकार करने के लिए आए थे, उल्टा हम लोग इसका शिकार बन गए। वहीं उन लोगों को वहाँ से भागते हुए देखकर लिन फेंग बीच में आते हुए कहता है, तुम लोग तो मुझे मारने के लिए आए थे ना, फिर भाग क्यों रहे हो। तुम लोग आए तो यहाँ पे अपनी मर्जी से थे लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वहीं पे बांध देता है, जो देखकर योंग इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो लिन के सामने जो करम की भीख मांगते हुए कहने लगा था, यंग मास्टर मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए उसे वहाँ पे उसके एल्डर्स के साथ ही वहीं पे खत्म कर देता है और कोल्ड टून में कहता है, जो कोई भी मेरे लोगों के पीछे आएगा मैं उसका यही हाल करूंगा। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे पलटकर एल्डर सुयन के फादर की तरफ देखता है और सिर्फ लिन फेंग के देखने पर से ही उनके ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ने लगा था कि वो भी वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुके थे। अपनी ऐसी हालत देखकर एल्डर सुयन के पिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो भी वहाँ पे लिन फेंग से माफी मांगने लगा था, लेकिन लिन फेंग वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहाँ पे अपनी पुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके एक आर्टिफैक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे देखकर लिन फेंग वहाँ पे अपने मन में कहता है कि उस गेट तक जाने के लिए जो टोकन इस्तेमाल होता है वो इसी आर्टिफैक्ट के अंदर है, यानी कि यहाँ का हमारा काम पूरा हुआ। और ये कहकर वो वहाँ पे वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। दिन के जाते ही हम देखते हैं कि लीडर वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है कि आज तो वो बाल बाल बच गया, लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पे याद आता है कि एल्डर सुयन और मिचांग दोनों ही वहाँ पे लिन फेंग के पास है। ये याद आते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था और अभी वो वहाँ पे परेशान हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके क्लैन के एल्डर्स वहाँ पे उसके पास आकर उसे बताते हैं, क्लैन लीडर हम लोगों ने टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर दिया है ताकि हम लोग एक ही बार में अपने पूरे की पूरे क्लैन को माइग्रेट कर सके। अपने एल्डर्स की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि क्लैन लीडर को वहाँ पे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ लिन फेंग का प्लान था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे खुश होकर अपने एल्डर से सवाल करते हुए पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पे एल्डर्स उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि हम लोग ग्रेट सेज स्पिरिट रियलम के अंदर जा रहे हैं। जो जानकर तो हम देखते हैं कि क्लैन लीडर वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए अपने मन में कहता है, अब तो स्पैरो क्लैन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मंकी किंग सीनियर जो रहते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि मिचांग की जंजीरों को तोड़कर उसे वहाँ पे बताता है, डिवाइन स्टार मून क्लैन को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचांग के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, जबकि हम देखते हैं कि ये सब कुछ सुनकर एल्डर सुयान हैरान होते हुए कहती है, क्या तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक नाटक कर रही थी। एल्डर सुयान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचांग हाँ में अपना सर हिला देती है, जो देखकर एल्डर सुयान को वहाँ पे खुशी भी हो रही थी पर उसे अपने फादर की बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी। वो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, अगर स्पैरो क्लैन को इस सब के बारे में पता चला तो वो तो हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे क्लैन को मैंने पहले ही ग्रेट सेज स्पिरिट रियलम में माइग्रेट करवा दिया है और अब तक तो वो लोग वहाँ से चले भी गए होंगे। लिन फेंग उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, ग्रेट सेज स्पिरिट रियलम के मास्टर के साथ मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, इसलिए वहाँ पे उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस पे हम देखते हैं कि मिचांग भी वहाँ पे लिन फेंग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, इवन इंपीरियल कोर्ट के भी ग्रेट सेज स्पिरिट रियलम के साथ काफी
काफी अच्छे कनेक्शन है, इसलिए हमारी फैमिली को वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उन सभी लोगों से कहता है अब क्योंकि यहाँ का हमारा काम खत्म हो चुका है तो हम लोग क्योस गेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को स्पैरो क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्पैरो क्लैन का लीडर अपने बेटे के आने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसका जेट टोकन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसका मतलब था कि उसका बेटा योंग मारा जा चुका है। ये देखकर उसके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब वो वहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हुए चेक करता है कि उसे किसने मारा है तो उसे वहाँ पे लिन फेंग दिखाई देता है। वो लिन फेंग की ऑरा को देखकर हैरान होते हुए कहता है ये तो इमोर्टल एम्ब्रा के थर्ड एवोल्यूशन जितना पावरफुल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे अपनी इमोर्टल पावर्स का इस्तेमाल किया कैसे? आखिर इसे हमली व्हील ने सप्रेस क्यों नहीं किया? और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो अपने इमोर्टल एंसेस्टर को वहाँ पे समन करता है, जो कि एक पोर्टल से होते हुए वहाँ पे पहुंच जाता है और आते साथ ही कोल्ड रूम में क्लैन लीडर से सवाल करते हुए पूछता है क्या तुमने ईस्टर्न पोल एम्परर डोंग जी के बेटे को पकड़ लिया? अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्लैन लीडर वहाँ पे घबरा जाता है और वो माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम लोग उसे पकड़ने में नाकाम हो गए क्योंकि लिन फेंग उनके रैले में भी आकर इमोर्टल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर पा रहा है। क्लैन लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसे इमोर्टल मास्टर को वहाँ पे एक झटका सा लगता है और जब वो खुद लिन फेंग के ऑरा को देखता है तो वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये तो नाइन नेदर रिवन एंड माउंटेन मैप है, जो कि सीधा सीधा ग्रेट सेज से बिलोंग करता है। उन कमीने ने मुझे ये नहीं बताया था कि इस लिन फेंग के ताल्लुक ग्रेट सेज से भी है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। अपने एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि योंग का पिता वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है तो एंसेस्टर अब हम लोग क्या करें? जिस पे एंसेस्टर वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं अभी के लिए तुम कुछ भी मत करो, बस अपने क्लैन की रक्षा करते रहो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और ये कहकर एंसेस्टर वहाँ से चले जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि योंग का फादर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो करे तो करे क्या। उसका बेटा भी मारा गया और वो कुछ हासिल भी नहीं कर पाया, उसे तो दुगना नुकसान हो गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग स्पैरो क्लैन के एंसेस्टर जिनका नाम चांग था उन्हें देखते हैं, जो कि दो और इमोर्टल मास्टर से मिलने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक मास्क वाला बंदा था जबकि एक मोस्टर क्लैन से बिलोंग करता था, और तभी एक और बंदा जिसके पास ब्लैक ऑरा था और उसका नाम जू था वो भी वहाँ पे आ जाता है। उन सभी लोगों को वहाँ पे आते हुए देखकर एंसेस्टर चोंग वहाँ पे उन लोगों को लिन फेंग की फाइट वाली फुटेज दिखाते हैं और साथ ही साथ गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं था कि इस लिन फेंग के ताल्लुक ग्रेट सेज के साथ भी है। जिस पे जू वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है क्योंकि हम लोगों को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्क वाला बंदा वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है ये क्या बात हुई? इसका तो मतलब ये हुआ कि आप लोग हमें चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जू भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए उन लोगों को शांत करवा देता है और साथ ही साथ उन लोगों को वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हमारे इंपीरियल लॉर्ड ग्रेट सेज को भी संभाल लेंगे। और रही बात ईस्टर्न पोल एम्परर डोंग जी की तो वो अभी तक भी ग्योसलैंड के अंदर ही फंसा हुआ है, जिसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं आ पाएगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ओल्ड जू वहाँ पे उन सभी लोगों को लालच देते हुए कहता है उस लिन फेंग के पास द क्रिएशन ऑफ जेडिस के साथ साथ ग्रेट वर्ल्ड का एंसेस्टर ड्रैगन जिसे लोग थंडर ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं वो भी मौजूद है। और इस तरह के लिन फेंग के पास लातेदार ट्रेस मौजूद है। तो अगर हम लोग लिन फेंग को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उन सभी ट्रेस को हम लोग आपस में बांट लेंगे। और तुम लोग चिंता मत करो, थंडर ड्रैगन की पावर अभी बहुत ज्यादा गिरी हुई है, ऊपर से उसका मुकाबला करने के लिए मैंने उसके दुश्मनों को भी बुला लिया है। वही हम देखते हैं कि स्पैरो क्लैन के एंसेस्टर द क्रिएशन ऑफ जेडिस की लालच में आकर उसका साथ देने के लिए मान जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर दोबारा से वहाँ पे लिन फेंग को पकड़ने का प्लान बनाने लगे थे, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी